हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता मूल अधिकार बिंदु पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, अपने बिंदु पर चर्चा करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि हमेशा किसी भी एग्जाम में 90% तक के क्वेश्चंस वो ही आते हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 90% मेरिट कभी बनती नहीं, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम किसी सामग्री को बार बार पढ़ने की बजाय अलग अलग विभिन्न विषय वस्तुओं से सामग्री को पढ़ते हैं। कारण ये रहता है कि एक बिंदु की संपूर्ण सामग्री अपन को एक जगह नहीं मिल पाती। अतः मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि हमारा ये वीडियो जिसमें सारे तथ्य एक ही जगह संकलित किए गए हैं, जिनके विभिन्न सोर्स हैं, जैसे आरबीएससी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न क्वेश्चंस और अन्य विभिन्न स्रोतों से हमने भरसक प्रयास किया है कि आपको एक बिंदु से संबंधित सारा मैटर एक ही जगह मिल जाए। अतः मैं यही कहना चाहूँगी साथियों कि आप पूर्ण विश्वास रखें, वीडियो को बार बार सुनें ताकि निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकें। साथियों, अब बिना समय गंवाए हम अपने बिंदु की ओर चलते हैं। अपना बिंदु है मूल अधिकार। हम देखेंगे मूल अधिकार क्या है, इनकी विशेषताएं, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, इत्यादि इत्यादि। साथियों, मूल अधिकार का अगर अपन अर्थ देखें तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका भी सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। अब हम आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों की जननी हालांकि ब्रिटेन है, किंतु भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसको हमने पहले भी देखा था। मूल अधिकार और अमेरिका और मूल कर्तव्य है रूस से। ज्ञातव्य है कि अमेरिका में समान अधिकार व नस्लवाद की मुक्ति हेतु नागरिक आंदोलन चलाया गया था। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई, जबकि इनका विस्तृत वर्णन पहली बार नेहरू रिपोर्ट में किया गया। संविधान निर्माण के समय वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकारों की समिति थी, जब जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में इन अधिकारों से संबंधित उप समिति बनाई गई। साथियों, मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों का भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक स्थान दिया गया है। दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका आंसर होगा 23। साथियों, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का प्रयास किया जाता है। अगला बिंदु है मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में उल्लेखित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, अर्थात ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 27 को छोड़कर मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इन्हें सीमित किया जा सकता है। मूल अधिकार स्वयं सक्रिय हैं, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21। साथियों, अगला अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, किंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 7वां मूल अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसे वर्तमान में केवल विधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 301। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु।
मौलिक अधिकारों की शुरुआत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से होती है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे हम सारे मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण करेंगे, जिसमें पहला अधिकार है साथियों समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से शुरू होकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि की समक्ष समानता एक व्यापक भाग है, जिसके विशिष्ट भाग अनुच्छेद 15 व 16 हैं। ये संकल्पना मूलतः ब्रिटिश है। साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि विधि की समक्ष समानता किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है, जिसका आंसर होगा ब्रिटिश संविधान। विधि की समक्ष समानता का अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति देश की विधि से बड़ा नहीं है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि की समक्ष समानता से छूट प्रदान करता है, अथवा ये इसका एक अपवाद है। विधि की समान संरक्षण का आशय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करने से है। अलग अलग परिस्थितियां जैसे भौगोलिक आधार, समय के आधार पर, व्यापार व्यवसाय, आजीविका, प्रकृति में अंतर के आधार पर, यह समानता का सकारात्मक अर्थ है। और साथियों, ये संकल्पना मूलतः भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 15 किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संसद अनुच्छेद 330 एवं विधानसभा अनुच्छेद 333 में आरक्षण अनुच्छेद 15 की अपवाद है। अगला इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 सरकारी सेवा में अवसर की समानता। इसका भी अपवाद है। अनुच्छेद 16(4) में रोजगार में पिछड़े वर्ग मूलतः सामाजिक पिछड़ेपन को आरक्षण दिया जा सकता है। न्यायपालिका के अनुसार आरक्षण पहली नियुक्ति में मिलेगा, प्रोन्नति में नहीं मिलेगा। साथियों, अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें है अस्पृश्यता का अंत। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, अतः इस अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, अनुच्छेद 17 की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। ये व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। छुआछूत न तो भारतीय संविधान में परिभाषित है, न ही अनुच्छेद 17 में इसे परिभाषित किया गया है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसमें 1976 में संशोधन हुआ था, तथा 1989 में SC व ST निरोधक कानून पारित किया गया। दोस्तों, अगला वह समानता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत। राज्य अकादमिक और सैन्य उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। इसकी व्याख्या इम्पोर्टेंट है, जिससे इसको समझा जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार या उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। न्यायपालिका ने बालाजी राघवनवाद जो 1994 में हुआ था, जिसमें उपाधि तथा पुरस्कार दोनों में अंतर बताया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री को पुरस्कार मानते हुए उचित ठहराया है। ये उपाधियां नहीं हैं, अर्थात ये तीनों पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए जा सकते हैं। ये उपाधियों में नहीं आते। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। पहली है सभी नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो बिना हथियारों के शांतिपूर्ण होगी, समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता, भारत के समूचे भाग में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता, भारत में सभी नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति का अधिकार इत्यादि। दोस्तों, ये सभी हमें सीक्वेंस से ही याद रखनी है। कुछ विशेष तथ्य हैं, जैसे अनुच्छेद 19(1) में ही प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। आंसर होगा अनुच्छेद 19(a) का ए। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता मूल अधिकारों के अध्याय से बाहर एकमात्र प्रावधान है, जिसके लिए अनुच्छेद 32 अर्थात अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 19(1) ग से मिलता है।
दोस्तों, अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में सबसे पहले निलंबित होता है, जबकि अनुच्छेद 20 व 21 वे मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 जो प्राय राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है में भी निलंबित नहीं होते हैं। साथियों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20, जिसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध में दोहरा दंड, यह शब्द अमेरिकी संविधान में वर्णित है। इसका आशय केवल न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंड से है, प्रशासनिक दंड से नहीं। दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 20(2) में ऐसा प्रावधान है। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) ऐसा प्रावधान रखता है। आंध्र प्रदेश बनाम एक कृष्णन मेनन वाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट कहा कि फिंगरप्रिंट और लिखावट को व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में माना जाएगा। दोस्तों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। जीवन का अधिकार मूलतः कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान होगा। इसे कानून बनाकर RTE नाम से 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। साथियों, RTE से संबंधित ये क्वेश्चन कई बार पहले ही पूछा जा चुका है, जिसको संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को मनमाने रूप में बंदी नहीं बनाया जा सकता। बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसे बंदी बनाने के कारणों की सूचना दी जाएगी एवं वकील से परामर्श का उसे अधिकार होगा। निवारक निरोध में संरक्षण निवारक निरोध में बंदी व्यक्तियों के लिए है, जिसके अंतर्गत वे भी अपनी निवारक निरोध का कारण जान सकेंगे तथा सहायता के लिए वकील भी कर सकते हैं। निवारक नजरबंदी। दोस्तों, हम देखेंगे निवारक नजरबंदी क्या है। राज्य की सुरक्षा, समुदाय की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को बनाए रखना, लोक व्यवस्था, रक्षा, विदेश संबंधी अथवा भारत की सुरक्षा से संबंधित आधारों पर किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में 3 महीने से अधिक बंदी बनाने के लिए उसे एक समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिस समिति का चेयरमैन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति होगा। नजरबंदी व्यक्ति को नजरबंदी में रखे जाने का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है, यदि वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। साथियों, अगला अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम प्रतिबंधित हैं इस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को फैक्ट्री, कारखानों में एवं अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यह अधिकार राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। ये निरपेक्ष अनुच्छेद है, जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 25 में विशेष बात यह है कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। साथियों, अनुच्छेद 26 में धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में भारत में किसी धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान या संरक्षण के किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में संविधान में भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण किस आधार पर होता है, जिसका आंसर होगा भाषाई आधार एवं धार्मिक आधार। दोस्तों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। वेरी इम्पोर्टेंट है ये। अगर अनुच्छेद 32 नहीं हो तो भारतीय संविधान द्वारा जो विभिन्न अधिकार भारतीयों को प्रदान किए गए हैं, उनका वैसे कोई औचित्य ही नहीं रहे। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण तो उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मूल अधिकार अर्थहीन ही सिद्ध हो जाएंगे एक तरह से। क्योंकि नागरिकों के अगर मूल अधिकारों का किसी भी तरह से हनन होता है, शोषण होता है, तो
आम आदमी भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि मुझे ये पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। साथियों, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रकार्यात्मक बनाता है, अर्थात उनको क्रियान्वित करने की व्यवस्था है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में 5 प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जारी की जा सकती हैं। शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्राप्त करना। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। न्यायालय व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित कराता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 की पहली रिट में, जिससे बंदी बनाए जाने के कारणों को न्यायालय जान सके। यदि बंदी रखना अवैधानिक है तो न्यायालय व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। यह रिट सरकारी अधिकारी और निजी लोगों दोनों को जारी हो सकती है यदि उन्होंने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा हो। नंबर 2 है परमादेश, मैंडेमस, आज्ञा देना। ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है या उसका कोई अर्ध सरकारी कानूनी कार्य हो। नंबर 3 है उत्प्रेषण, सर्ट्योरेरी, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा मंगा लेना। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। जब किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो, यह रीट तब जारी की जाती है जब संबंधित मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो। अतः उत्प्रेषण की रीट निर्णय देने के बाद में जारी की जाती है। नंबर 4 बिंदु है प्रतिषेध, यानी मना करना, प्रोहिबिशन। इसका प्रयोग न्यायपालिका द्वारा उस समय किया जाता है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो। अतः प्रतिषेध किसी वाद के पहले चरण में दिया जाता है। परमादेश के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ कार्य करने निर्देश दिया जाता है, जबकि प्रतिषेध के अंतर्गत कार्य करने के लिए मना किया जाता है। प्रतिषेध का प्रयोग सामान्यतः न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध किया जाता है, जबकि प्रतिषेध का प्रयोग व्यक्तियों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं किया जाता। साथियों, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका अंतिम और 5वां बिंदु है अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना। पद सार्वजनिक होना चाहिए। पद किसी कानून द्वारा या संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए। पद निजी नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 32 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम ध्यान से देखते हैं। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर भी जारी कर सकता है जो मूल अधिकार भाग नहीं है। शंकरी प्रसादवाद में न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति है। गोलकनाथवाद जो 1967 में न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मूल अधिकार अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात गोलकनाथवाद 1967 में न्यायपालिका ने कह दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका का निर्णय आया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। न्यायपालिका ने इस वाद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस वाद में न्यायपालिका ने भारतीय संविधान के लिए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद 1973। न्यायपालिका के अनुसार संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल भागों का संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों का जो भाग संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया। न्यायपालिका के अनुसार आधारभूत ढांचा संविधान का वह मूल, अभिन्न एवं आधारभूत भाग है जिसके परिवर्तन का आज से समूचे संविधान का ही परिवर्तन होगा।
परंतु न्यायपालिका ने संविधान के किसी ऐसे भाग का उल्लेख नहीं किया जो संविधान के अभिन्न भाग हो, बल्कि न्यायपालिका के अनुसार वह प्रत्येक वाद के अनुसार निर्धारित होगा। मिनर्वा मिल्स वाद में न्यायपालिका ने केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में दिया था को पूर्ण रूप से स्वीकृत किया। इस वाद में ये भी कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। बाद में न्यायपालिका ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 33, 34 व 35 में सैन्य अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों, मूल अधिकारों के बाद हम भारतीय संविधान की विशेषता के मुख्य बिंदु नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तेज बहादुर सप्रू समिति ने भारतीय संविधान के लिए नीति निर्देशक तत्व तैयार किए, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साथियों, तेज बहादुर समिति का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है, किन अनुच्छेदों से है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर होगा भाग 4 या निर्देशक तत्वों से संबंधित है तेज बहादुर समिति, जिसके अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में दिए गए हैं। साथियों, आगे हम देखते हैं संविधान में निर्देशक तत्वों का निर्माण मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा किया गया, क्योंकि संविधान में निर्देशक तत्वों के लिए किसी समिति का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि मूल अधिकारों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, के द्वारा ही नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण हुआ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, अर्थात कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान के किस भाग से या भारतीय संविधान के किस विशेषता से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान शामिल नहीं है। KT शाह के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड का फेबियन समाजवाद है, जिसमें समाजवाद नहीं है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं, कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के भाग 4 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा। भाग 4 के अलावा वर्णित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण प्रदान करते समय प्रशासनिक कुशलता का ध्यान रखें। अनुच्छेद 36 से 51 के अतिरिक्त निम्न 2 अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में ही कार्य करते हैं, जो है साथियों अनुच्छेद 350A और अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 350A में है अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। अब आगे हम नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द का अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में उपबंधित है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 महत्वपूर्ण नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 39, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 43 में प्रावधान है कि राज्य विधि द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा। संविधान के 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया। अनुच्छेद 44, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें है एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास। अनुच्छेद 45, राज्य
इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 47, लोगों की पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में राज्य मानेगा। अनुच्छेद 48, राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 के में प्रावधान है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन का और वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। दोस्तों, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के लिए अनिवार्य रूप से राज्य कार्य करेगा। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास। अनुच्छेद 50 यानी पृथक। साथियों, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास राज्य द्वारा अनवरत किया जाएगा। आगे हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया था, में न्यायपालिका ने पहली बार निदेशक तत्वों की प्राथमिकता को स्वीकार किया था। मिनर्वा मिल्स 1980 में न्यायपालिका ने कहा था, निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39 बीवसी तथा अनुच्छेद 14, 19, 31 से प्राथमिक हैं। शेष निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा किसने कहा? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 ने। अगला हम निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर देखते हैं। पहला है, निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। दूसरा है, नीति निदेशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं, जबकि नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं मूल अधिकार। तीसरा है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो हमें नीति निदेशक तत्वों में ही देखने को मिलती है, जबकि मूल अधिकार हैं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। नीति निदेशक तत्व प्रतिबंध योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रतिबंध योग्य हैं। अगला है, नीति निदेशक तत्व की प्रकृति सामूहिक है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व संपूर्ण राज्य के कल्याण के लिए राज्य द्वारा किया जाने वाला सामूहिक प्रयास है, जबकि मूल अधिकारों की प्रकृति व्यक्तिगत है। साथियों, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बाद हम तीसरा बिंदु मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे संबंधित विशेष तथ्य हैं, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, जबकि भारतीय संविधान में मूल अधिकार तो मूल संविधान में उल्लेखित थे। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति जो 1973 में बनी थी की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व हैं, जबकि भाग 4A में मौलिक कर्तव्य और इसका अनुच्छेद है 51A में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया मूल कर्तव्य, जिसमें माता पिता या संरक्षक अपनी 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ये जोड़ा गया है। इस तरह वर्तमान में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कुल 11 हो गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा सोवियत रूस से ली गई है, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से। कालांतर में भारत सरकार ने मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु J.S. वर्मा समिति का गठन 1999 में किया था। साथियों, पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां मूल कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 6ठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें।
सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत निरंतर प्रयास करें। 11वां मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया वो है माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम देखते हैं। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं, लेकिन मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। अतः इन्हें लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता, जबकि मूल अधिकारों में तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार में कोई भी व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में वाद दायर करवा सकता है। मूल कर्तव्यों पर निर्मित वर्मा समिति ने स्पष्ट कहा कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए भारत में अनेक विधियां हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य करना दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का अधिनियम 1971, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। वेंकट चेल्लैया आयोग ने चुनाव के समय मतदान का कर्तव्य, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में सहभागिता, कर अदा करना, बच्चों की शारीरिक और नैतिक भलाई, औद्योगिक संगठनों का भी एक कर्तव्य है कि वे अपने कर्मियों के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें इत्यादि मूल कर्तव्यों में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये बिंदु समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।